हमारा आईआईटी एनआईटी में कुछ हुआ है क्या? तो मैंने बोला हाँ हुआ है। तो बोले कि फिर एनआईटी आईआईटी क्यों नहीं गए? हम बोले सर पैसा नहीं था। तो बोले अच्छा ठीक है दिखाओ कहाँ आईआईटी एनआईटी में हुआ है। तो मैंने उनको अपना स्कोर कार्ड दिखाया था और एडमिट कार्ड दिखाया था और उसकी फोटो कॉपी उन्होंने रखी थी अपने। भाई सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है। सरकार कहती है भैया अगर इंसान का 1 रुपया का भी इनकम है ना तो भी उसको लोन दे दो, क्योंकि लोन उसके बच्चे को दिया जा रहा है, वो पढ़ लेगा तो वो तुम्हारा लोन चुका देगा। फिर वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका लोन सैंक्शन होगा। पर वो दर्द वो कभी महसूस नहीं कर सकता जो उसका बाप महसूस करता है, और ये तब तक वो नहीं महसूस कर सकता जब तक वो बच्चा स्वयं पैसा ना कमाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने एक बहुत ही जरूरतमंद टॉपिक के साथ आए हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। कई सारे बेचारे तो ये बात संकोच में नहीं पूछ पाते हैं कि कैसे पूछें किसी से, कैसे ये बताएं कि मुझे लोन की ज़रूरत है, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इसकी ज़रूरत मेजॉरिटी बच्चों को पड़ती है, और मैं ये टॉपिक इसलिए भी लेकर आया हूं कि जिन बच्चों को नहीं पड़ती है उनको भी लेना चाहिए। अब मैं आपको आज इस सेशन में यह भी बताऊंगा कि क्यों हर एक बच्चे को लोन के थ्रू पढ़ना चाहिए, एजुकेशन लोन हर बच्चे को लेना चाहिए, इसके पीछे का कारण और तथ्य क्या है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि भैया एजुकेशन लोन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, व्हेन शुड यू टेक एन एजुकेशन लोन, एंड इसी के साथ साथ वाई शुड यू टेक एन एजुकेशन लोन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को लोन लेना चाहिए। बताऊंगा अभी क्यों। हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डेब्ट ट्रैप एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड। ये दो तीन जो आखिरी पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप लोग तैयार हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस सेशन में मैं जो भी बताऊंगा इसके बाद भी हो सकता है आपके कुछ डाउट्स बच जाएं। अगर डाउट्स बच जाते हैं तो बेझिझक होकर मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझसे जान लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं खुशी खुशी बता दूंगा। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ जी, और हाँ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे दोस्तों को इसकी जरूरत हो, उनको पता भी ना चले और वो तुमसे कभी बोल भी ना पाए, तो शेयर कर देना। चलो भाई, सबसे पहली चीज, लोन को प्रोसेस होने में जितना वक्त लगता है वो करीबन 1 से 4 हफ्ते के बीच का वक्त लगता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी लोन के लिए प्लान कर रहे हो तो पहले से टाइम इतना सोच समझ के चलिएगा कि भाई 3-4 हफ्ते तो लग जाएंगे, मतलब काइंड ऑफ महीना भर। अब क्या क्या प्रोसेसिंग टाइम को घटाने के लिए किया जा सकता है? सबसे बेस्ट इसका तरीका है इफ यू हैव अ नोन पर्सन इन द बैंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बगैर एजुकेशनल लोन मिलना में थोड़ी कठिनाई तो आती है। खासकर सरकारी बैंकों से एजुकेशन लोन मिलने में दिक्कत आती है। प्राइवेट बैंक शायद फिर भी जल्दी से कर दें, बट आपका जान पहचान का अगर कोई मिल जाए किसी तरीके से, अगर आप जान पहचान निकाल लो, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा, इफ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी तो भी आपका लोन जल्दी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी होना सबसे बेस्ट पार्ट है, उसके बाद अगर आपका जान पहचान है या नहीं है, दोनों ही स्थिति में हो जाता है लोन। बट डॉक्यूमेंट्स रेडी होना या डॉक्यूमेंट्स पूरे पक्के होना ये थोड़ा सा कठिन होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे बच्चों के माँ बाप इतने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम नहीं करते हैं जहां पे उनको हर एक डॉक्यूमेंट दिया जाए, और वहीं पे आके मामला फंसता है। ठीक है, अब 3 टाइप के बैंक्स होते हैं, मैं अभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए 3 टाइप के बैंक होते हैं। एक बैंक होता है कॉलेज बैंक। ये वो बैंक होता है जिसका एक ब्रांच उसी कॉलेज में खुला रहता है जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये कॉलेज बैंक जो होता है ये कोई अलग टाइप का बैंक नहीं होता, बस नॉर्मल सिंपल बैंक जो हमने देखा है, बस देखना है कि उसका ब्रांच है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी आईआईटी में चले जाओगे तो मोस्ट ऑफ द आईआईटी में आपको एसबीआई या पीएनबी दिख जाएगा। तो एसबीआई या पीएनबी बैंक कॉलेजेस में, खासकर आईआईटीज एंड आईटीज जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं, वहां पे एसबीआई या पीएनबी का ब्रांच दिख जाएगा, तो उसे ही हम कॉलेज बैंक कहेंगे। ये कॉलेज बैंक में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां से लोन प्रोसेसिंग, यहां से बात करना, अकाउंट खोलना, सब चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जो कॉलेज बैंक होता है ना, उनको पता होता है यहाँ पे जो आने वाला मेजॉरिटी लोग है वो एक स्टूडेंट होगा। अगर वो एक स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस हो सकते हैं इन्हें पता होता है। तो जैसे अगर आप नॉर्मल बैंक में जाइएगा तो वो बोलेंगे एड्रेस प्रूफ लाओ। तुम बोलोगे एड्रेस प्रूफ में तो क्या नहीं, कुछ नहीं है मेरे पास, बस पैन कार्ड है, तो बोलेंगे हम नहीं मानते। लेकिन इस कॉलेज बैंक में जाओगे, तुम बोलोगे सर हम इसी हॉस्टल में रहते हैं कॉलेज के, तो बोलेंगे ठीक है हॉस्टल का रिसिप्ट लगा दो, वही तुम्हारा एड्रेस प्रूफ हो गया। तो ये सारी चीजें ना कॉलेज बैंक का ब्रांच समझता है। तो अगर ये आपको दिख जाए जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, सबसे बेस्ट है, आसानी से काम हो जाएगा। फिर दूसरा होता है गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट वो सारे के सारे सरकारी बैंक, तो टोटल इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 12
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, और ये क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये कुल मिला के 12 सरकारी बैंक हैं भारत में आज की डेट में। ठीक, अब लोन का प्रोसेस हमेशा जनरली माना जाता है कि सरकारी बैंकों से लिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। प्राइवेट बैंक्स तब लोग चूज करते हैं जब यहां पे मिलने में कठिनाई हो रही हो या नहीं मिल रहा हो। उसके बाद आते हैं प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स बहुत सारे हैं इंडिया में, कुछ जो सबसे प्रोमिनेंट वन हैं उनके मैंने नाम लिख दिए हैं। इसमें से 2-4 के मैं नाम नोट कर देता हूं कि इन केस अगर आप में से किसी को भी लोन लेना हो और गवर्नमेंट बैंक में से नहीं मिल रहा हो, तो आप इन बैंकों के पास जाइएगा जिनका मैं नाम नोट करा दे रहा हूं, तो वहां से आसानी से मिल जाएगा। जैसे HDFC बैंक हो गया, फिर दूसरा ICICI बैंक हो गया, तीसरा एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, और यस बैंक में शायद, यस बैंक का मेरे को नहीं पता, इंडसइंड बैंक हो गया। ठीक है, और एक चौथा 5वां आजकल नाम सुनने में आता है IDFC। ये 5-6 बैंक ऐसे हैं जहां से लोन आसानी से मिल जाता है। फिर RBL बैंक, हाँ RBL बैंक का भी नाम सुनने में आया है, यहां से लोन आसानी से मिल जाता है और मतलब बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस स्मूथ है। ठीक है, तो ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, ये 3 मेरे पर्सनल थोड़े फेवरेट रहते हैं प्राइवेट में, और नहीं तो बाकी आप कुछ और को भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस सबसे पहले ये होता है कि आप बैंक जाइए, बैंक जाने के बाद एजुकेशनल लोन का एप्लीकेशन फॉर्म मांगिए, पूरा प्रोसेस उनसे पूछिए कि भैया किसको देना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका लोन सैंक्शन होगा, या फिर जो भी सैंक्शनिंग ऑफिसर है वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपसे मिलेगा, एंड हेंस द एंटायर प्रोसेस इज डन। क्लियर। अब ये इस तरीके का कुछ फॉर्म होता है। तो फॉर्म में तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट मांगते हैं वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहला, फॉर्म आपको भर के देना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एडमिशन लेटर देना होगा। एडमिशन लेटर कैसे मिलेगा, तो आप जब भी जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां पे आप जैसे ही काउंसलिंग फीस दीजिएगा, या पहला जो भी उनका एडमिशन फीस होता है वो आप दीजिएगा, तभी वो आपको एडमिशन लेटर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे NIT वगैरह में या IIT में जाने के लिए सबसे पहले जो जोसा की काउंसलिंग होती है वहां पे 35,000 रुपीज देना पड़ता है एडमिशन बुक करने के लिए। ये 35,000 रुपीज आपको अपने पैसे से देना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एडमिशन लेटर नहीं मिलेगा, और अगर आपको एडमिशन लेटर नहीं मिलता है तो आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। कहने के लिए ये कहा जाता है कि हमारे देश में हर बच्चा पढ़ सकता है, जिसके पास कोई रुपया नहीं हो वो भी पढ़ सकता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास 35,000 रुपए या बिल्कुल ही पैसे ना हो, उसके लिए पढ़ना मुश्किल है। ठीक है, तो इन बातों को क्यों कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये कथन पूरी तरह से असत्य है। ये कहा इसलिए जाता है कि जो बच्चा मेधावी होता है, काबिल होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ऐसा कुछ जुगाड़ निकल आता है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर देता है। या तो जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा है वहां के मालिक, ओनर, या कोई टीचर, या कोई सोशल वर्कर, या आसपास जान पहचान के कोई लोग जो थोड़े बहुत पैसे लगा के इस बच्चे को दे दें, ताकि उसका एटलीस्ट एडमिशन फीस जमा हो जाए, उसका वो जो सीट ब्लॉकिंग फीस है वो जमा हो जाए, और ताकि उसको एडमिशन लेटर मिल जाए। ये मिलता है तभी आप बैंक में इसको दिखा पाएंगे, और इसके बाद ही आपका पूरा लोन प्रोसेस शुरू होगा, इसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर विद कॉलेज सील। तो आपके कॉलेज की क्या फीस है ये आप बोल के नहीं बता सकते, ना ही बैंक वेबसाइट पे चेक करेगा। बैंक को चाहिए होता है एक डॉक्यूमेंट जहां पे कॉलेज ने अपनी पूरी फीस लिख रखी हो अगले 4 साल की, कि हर सेमेस्टर इतना पैसा लेंगे पढ़ाई का, इतना पैसा लेंगे लैपटॉप का, इतना पैसा लेंगे रहने का, इतना खाने का, इतना हॉस्टल का, इधर का, फलाना ढेमकाना, सब लिख के वो दे, और उस पर अपना मोहर सिग्नेचर होना चाहिए। फिर प्रोस्पेक्टस ऑफ द कॉलेज वो चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस अपना प्रोस्पेक्टस नहीं बनाते हैं या कुछ ऐसा रहता है, तो उन जगहों पे छोड़ा जाता है जो कॉलेज बहुत फेमस है, लाइक IIT। अब IIT अपना प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है, तो IIT के केस में प्रोस्पेक्टस नहीं मांगेगा आपसे बैंक। बट अगर आप किसी और नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, तो आपसे प्रोस्पेक्टस मांगा जाता है। ठीक, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आपका ID प्रूफ, और अगर आप माइनर हैं, मतलब जिस वक्त आप लोन ले रहे हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो आपके माता पिता का ID और उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। अब आगे आते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ध्यान देना, आज के रेट में आधार कार्ड 99% जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, एड्रेस प्रूफ के लिए भी और ID प्रूफ के लिए भी। अब यहां पे एक चीज आपको बताते हैं,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहला तो आधार कार्ड या बना नहीं होता है, और अगर बना हुआ है तो उसमें या तो उनका मोबाइल नंबर गलत होगा, या तो उनका एड्रेस गलत होगा, या कुछ तो गड़बड़ होता है। अब बच्चा भी सोचता है ठीक है कभी ठीक करवाएंगे, बट रियलिटी में आपको यहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे मैं बता रहा हूं, आज भी मेरा आधार कार्ड जो बना हुआ है वो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ता था, वहां पे मैंने आधार कार्ड बनवाया था। आज भी इस एज में आने के बाद भी मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, बट अभी भी ऐसा कई बार होता है कि मेरे को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरे आधार कार्ड का एड्रेस छत्तीसगढ़ का है और मैं रहने वाला भोपाल का हूं। तो बहुत सारे सरकारी कामकाज में मेरा आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो मेरे पास तो भाई 10 और डॉक्यूमेंट है, मेरे पास पासपोर्ट है, ये है वो है, इवन सॉरी पासपोर्ट में भी मेरा छत्तीसगढ़ का एड्रेस है, तो उससे काम हो जाता है। बट मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो पहले ही अपने आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई करवा लीजिए, करेक्ट करवा लीजिए। और करेक्शन का उपाय होता है, आधार के करेक्शन सेंटर्स होते हैं हर शहर में, छोटे छोटे खोल के रखे हुए हैं, आप इंटरनेट से पता कर सकते हैं। उसके बाद फिर एकेडमिक मार्कशीट चाहिए होती है 10th और 12th की। तो एकेडमिक मार्कशीट, या फिर अगर नंबर आया है 12th का भी नंबर नहीं आया तो प्रिंट करके दे दो, बढ़िया चाहिए होगा। अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं, स्कूल की तरफ से मिलते हैं कि हाँ भैया ये बच्चा गैप लिया है। ये कई बार जगह में नहीं भी होता है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो छोड़ देना, बैंक अगर नहीं मांगता है तो। पैन कार्ड वगैरह चाहिए, पैन कार्ड जरूरी है, स्टूडेंट का भी पेरेंट का भी। तो कई सारा बच्चा पैन कार्ड बनवाता नहीं है अपना, अगर आपने नहीं बनवाया है बनवा लीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन लिखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पैन कार्ड या ऑनलाइन अप्लाई फॉर पैन कार्ड। ये सारे प्रोसेसेस, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, बट ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी और कुछ तो नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। रिक्विजिट एग्जाम स्कोर कार्ड प्रूफ ऑब्टेनिंग सीट इन द मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक बहुत ही बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है बच्चों के लिए। जैसे जब मैं एजुकेशन लोन लेने गया था, वैसे आपको बता दूं मैं भी एजुकेशन लोन से ही पढ़ा हूं, तो जब मैं एजुकेशन लोन लेने गया था तो मुझसे सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था। वो बैंकिंग ऑफिसर, जो सैंक्शनिंग ऑफिसर थे, उन्होंने ये पूछा था कि बेटा तुम्हारा IIT NIT में कुछ हुआ है क्या? तो मैंने बोला हाँ हुआ है। तो बोले कि फिर NIT IIT क्यों नहीं गए? हम बोले सर पैसा नहीं था। तो बोले अच्छा ठीक है दिखाओ कहाँ IIT NIT में हुआ है। तो मैंने उनको अपना स्कोर कार्ड दिखाया था और एडमिट कार्ड दिखाया था, और उसकी फोटोकॉपी उन्होंने रखी थी अपने पास। और बाद में उन्होंने बताया भी था कि तुम्हारा लोन आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारा NIT में सिलेक्शन हो गया था, तुम गए नहीं पैसों के कारण से। तो ये बात मेरे लिए प्रूफ होता है कि हाँ तुम एक चतुर बच्चे हो, एक तेज इंटेलिजेंट बच्चे हो, आगे चल के तुम बेरोजगार नहीं होगे या इसके होने के चांसेस कम है, इसीलिए मैं तुमको लोन आसानी से दे दिया। क्योंकि मेरे पिताजी के पास इनकम डॉक्यूमेंट नहीं थे, मेरे पिताजी के पास कोई भी, जैसे अभी मैं आप तुमको आगे दिखाऊंगा कि माता पिता के क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो मेरे पिताजी के पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कि बैंक उससे सेटिस्फाई हो पाए। तो सिर्फ मेरी काबिलियत पे बैंक ने लोन दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ ऑफ पेरेंटल इनकम। अब ध्यान से देखिए कि पेरेंटल इनकम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके माता पिता नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह आती है, सैलरी है, तो उनको पेरेंटल इनकम में क्या देना पड़ेगा? तो पेरेंटल इनकम के लिए सैलरीड क्लास। ठीक है, अब सैलरीड क्लास जो बच्चों के माता पिता सैलरी में है, ठीक है, तनख्वाह आती है, तो उनको अपने लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना होगा, ITR कहते हैं उसको। अगर आपके माता पिता किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है तो वहां पे उनको फॉर्म 16 दिया जाता होगा, तो उनको फॉर्म 16 भी लगेगा, वो भी लास्ट 2 साल का। ठीक है, फिर लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप लगेगा और लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ये इतनी चीजें लगती हैं उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी है। ठीक है, अगर ये मिल जाता है बहुत ही आसानी से बैंक एकदम स्मूथ प्रोसेस से आपको लोन दे देगा। बिकॉज रियलिटी आप एक बात समझिए, बैंक भी लोन देना चाहता है। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ने हर बैंक को कुछ टारगेट दे रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर SBI है और SBI को लोन देना है, से फॉर एग्जांपल SBI लोन दे रहा है 10,000 करोड़ का लोन देता है, तो गवर्नमेंट ने हर बैंक के लिए कुछ परसेंटेजेस फिक्स कर रखे हैं कि आप जितना भी लोन देते हैं ना, उसका इतना % एजुकेशन लोन होना ही होना चाहिए, इतना % एग्रीकल्चरल लोन होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है 14% या 15%, तो 15% का मतलब ये होगा, इसमें से 10 करेंगे तो 1000, 1500 करोड़ रुपए एजुकेशन लोन में जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है। तो अगर ये SBI 1500 करोड़ रुपए एजुकेशन लोन में नहीं देगा तो SBI पे पेनल्टी लगता है। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हर बैंक, सिर्फ SBI पे ये रूल नहीं होता, चाहे प्राइवेट हो चाहे नेशनलाइज्ड बैंक हो, सबको
एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, इन सब पे टारगेट रहता है। तो बैंक लोन देना चाहती है, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, बस उनको डॉक्यूमेंटेशंस पूरे चाहिए। क्लियर है, यहां तक समझ गए? ये है सैलरीड क्लास। अब मान लेते हैं कोई ऐसे हैं जो नॉन सैलरीड क्लास है, तो अगर नॉन सैलरीड है तो शायद उनका बिजनेस हो, तो अगर उनका बिजनेस है तो भी कोई इशू नहीं है। बिजनेस के केस में भी लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट लगेगा कि आप बिजनेस जो कर रहे हैं, और लास्ट 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ठीक, ये बिजनेस क्लास के लिए। अब आता है तीसरा वाला, मेरा वाला सिचुएशन, जिनके माता पिता बेरोजगार हैं या फिर सैलरी ऐसी नहीं आती है जो दिखाई जा सके। जैसे मेरे बाबूजी के पास सैलरी आती थी लेकिन 3 महीने आती थी, 3 महीने नहीं आती थी, या 6 महीने आई फिर 3 महीने नहीं आई, फिर 1 साल आई फिर 6 महीने नहीं आई। तो मेरे बाबूजी का ऐसा था कुछ काम कि पैसे नहीं आते थे रेगुलरली। अब जब पैसे आते नहीं थे तो बैंक वालों ने जब डॉक्यूमेंट मांगा तो उन्होंने बोला इसमें तो सैलरी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। तो बाबूजी ने बोला हाँ नौकरी छूट गई थी। तो बैंक वालों ने बोला फिर नहीं करेंगे लोन। थर्ड सिचुएशन में होता क्या है बेटा, इसमें होता यह है कि जैसे मान लीजिए सरकार ये कहती है हर बैंक को कि हर बच्चे को लोन दिया जाना चाहिए, बिकॉज लोन देते वक्त माता पिता के सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोन बच्चे को दिया जा रहा है और वो पढ़ाई करके अपनी लोन को चुकाएगा। ये सरकारी आदेश है बैंकों को। लेकिन बैंक क्या करती है, बैंक जब लोन देती है तो क्योंकि पैसे तो बैंक को देने हैं, अगर वो लोन वापस नहीं आएगा तो बैंक के माथे गिरेगा। तो बैंक क्या करती है, इस सरकारी आदेश के होने के बावजूद बैंक हमेशा यह देखती है कि जो लोन ले रहा बच्चा है या लोन लेने वाले बच्चे के माता पिता, उनकी आमदनी कितनी है। अब अगर ऐसी स्थिति में कोई ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी आमदनी बहुत ही कम है या नहीं है, तो 90% जगहों पे ये देखा गया है कि बैंक ऐसे हालातों में लोन देने से बहुत ज्यादा कतराती है, बैंक लोन नहीं देती है। ठीक है, अब आप चाहे जितने भी रूल रेगुलेशन उनको बता लो, दे वोंट अग्री until unless you do have a very strong backing। और अगर बहुत स्ट्रांग बैकिंग होती है तो ऐसे भी आपको इतनी बात करने की जरूरत नहीं है, वो आपका जान पहचान वाला इंसान करवा देगा। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसी स्थिति में अगर बच्चा बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में है, मान लीजिए IIT जा रहा है, NIT जा रहा है, तो बैंक ज्यादा चुक चिक नहीं करती है, वो लोन दे देती है, भले माँ बाप का ज्यादा तनख्वाह नहीं हो। बट सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है, जब बच्चा प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हो, बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटोरियस नहीं है, मतलब बहुत उसका ऐसा IIT निकला हुआ है, NIT निकला हुआ है, ऐसा नहीं है, और उसके माता पिता के पास पैसे भी नहीं है। अगर ये तीनों चीज है, ये तीनों चीज नेगेटिव जा रही है, तब लोन मिलना सबसे ज्यादा कठिन होगा। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी स्थिति है कि भाई आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, आपका बहुत अच्छा मेरिट नहीं है, और तीसरा आपके माता पिता का अर्निंग नहीं है, तो उस केस में लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया था तो मेरे साथ 2 चीजें अच्छी हुई थी। पहला, मेरे जान पहचान के कोई निकले थे बैंक में जिन्होंने बहुत मदद की थी लोन प्रोसेस कराने में, और दूसरा कि मैं गया था प्राइवेट कॉलेज में लेकिन मैं मेरिटोरियस था क्योंकि मेरा NIT का एक सीट निकला था। ठीक है, तो उस 2 कारण से मेरे को लोन मिलना में आसानी हुई थी। समझ पाए क्या? तो इसलिए तीसरे स्थिति में ये हालात होते हैं, और ये है रियलिटी। यही जो तीसरा वाला स्थिति है ना, ये रियलिटी है। बिकॉज जिन बच्चों के माता पिता के पास सैलरी है, डॉक्यूमेंटेशन सारे पूरे हैं, उसको तो ऐसे भी किसी की जरूरत नहीं है, उसका लोन हो जाएगा। जिसके पास सैलरी नहीं है लेकिन बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, उसका भी हो जाएगा। तीसरा वाला बेचारा फंसता है, ना बिजनेस है ना सैलरी है, वो फंसता है। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, जिन बच्चों के माता पिता एग्रीकल्चर में है उनके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इशूड बाय तहसीलदार, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या फिर किसी हाई रैंक के ऑफिशियल के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे फिर से दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे? अब अगर कोई किसान है और किसान का बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर वो बच्चा IIT NIT के है तब तो बैंक लोन दे देगी, बिकॉज IIT NIT का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर वो बच्चा IIT NIT नहीं दिया है तो इस किसान को फिर नाक रगड़ना पड़ जाता है, एकदम बहुत ही कठिन होता है यहाँ पे लोन मिलना। क्यों? क्योंकि बेचारा किसान इतना जान पहचान वाला भी नहीं होता है कि वो बड़े ऑफिसर को, किसी MP को, किसी MLA को जानता हो, तो जान पहचान नहीं होती। इस किसान का ज्यादा इनकम होएगा ही नहीं होएगा, बिकॉज भाई लाख रुपए में, मान लो 2 लाख रुपए इनकम है साल का, अब वो 2 लाख का सर्टिफिकेट बना भी लेता है तो भी बैंक उसको बहुत परेशान करता है। और ये सब ना कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं कि भाई सरकार का कोई ऐसा आदेश नहीं है। सरकार कहती है भैया अगर इंसान का 1 रुपए का भी इनकम है ना तो भी उसको लोन दे दो, क्योंकि लोन उसके बच्चे को दिया जा रहा है, वो पढ़ लेगा तो वो तुम्हारा लोन चुका देगा। लेकिन बैंक नहीं मानती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज हो सकता है आने वाले वक्त में अगर आप लोन के लिए जा रहे हो और ऐसी स्थिति में हैं तो आपको ये सब फेस करना पड़ सकता है। परेशान मत होइएगा, मजबूत रहकर रास्ता निकालने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है? तो भैया तो इंटरेस्ट रेट जो बैंक चार्ज करता है लोन लेने पे, परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? ये एक अच्छी चीज है। जैसे जब आपका मान लीजिए 4 साल का डिग्री है, ठीक, तो बैंक आपको फर्स्ट डे से या फर्स्ट सेमेस्टर की फीस से पैसा देना शुरू कर देगा। वो 4 साल तक आपको पैसा देगा, 4 ईयर, और 4 ईयर तक आपसे कुछ नहीं मांगेगा। अब ऐसा है क्या कि जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ उसी के अगले ठीक नेक्स्ट डे आपसे बैंक पैसा मांगेगा? नहीं। बैंक बोलता है कि बच्चा जब पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद वो उसको कुछ वक्त देता है, और वो वक्त क्या होता है? उसको कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड। तो दिस मोरेटोरियम पीरियड वैरीज फ्रॉम 6 मंथ टू 2 ईयर्स। 6 महीने से लेके 2 साल तक बैंक रुक सकता है या रुकता है कि आप अभी अभी कॉलेज से निकले हैं या जिस दिन आपका कोर्स खत्म हुआ है उसके बाद हम 6 महीने तक आपसे पैसा नहीं मांगेंगे, या 6 महीने तक हम रुक सकते हैं। इवन वो 2 साल तक जा सकता है। पर अगर 2 साल तक आपकी नौकरी नहीं लगी और 2 साल तक आपने पैसा वापस नहीं दिया तो बैंक आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डालेगा, और डिफॉल्टर लिस्ट में डालने के बाद जो भी कानूनन कार्यवाही होती है वो करके आपसे पैसा वसूलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसीलिए खैर भगवान न करे कोई ऐसी स्थिति में आए 2 साल तक उसकी नौकरी ना लगे, लेकिन इसी वक्त के लिए इन्हीं हालातों में लोग कहते हैं जनरली कि भाई सरकारी बैंक के थ्रू जाना चाहिए, कि भगवान न करे खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि जब ऐसे मुश्किल हालात आ जाए तो सरकारी बैंक फिर भी रूल्स से चलते हैं, प्राइवेट बैंक थोड़े रूल्स को इधर उधर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये 6 महीने का जनरली सबको टाइम मिल जाता है कि भाई अभी तुम कॉलेज खत्म किया तो 6 महीने तुमको लग भी जाएगा नौकरी ज्वाइन करने में, तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद तुम EMI चुकाना शुरू कर देना। अब जैसे ही ये 6 महीने का वक्त हो जाता है फिर बैंक आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ EMI फिक्स कर देती है और बोलती है कि आप इसको देना शुरू कर दो। फिर आपका लोन का EMI शुरू होता है। अब ध्यान दीजिए, पेमेंट टेन्योर, ये पेमेंट टेन्योर आप बैंक से बात करके अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका स्टार्टिंग पैकेज लगा 12 लाख का, ठीक है, अब 12 लाख का उसका पैकेज लगा, 1 लाख रुपीज पर मंथ, कट कटा के हाथ में उसके करीबन 80,000 या 83,000 रुपए के आसपास आता है, 83,000 के आसपास, 17,000 रुपए आपका वो टैक्स वुक्स कट जाएगा, तो 80-83,000 आया। अब इसमें डिपेंड करता है तुम कितना पैसा देना चाहते हो, तो कितना पैसा देना चाहते हो। जैसे अब हो सकता है तुम बोलोगे नहीं सर हमको लोन नहीं रखना है ज्यादा, हम अपना खर्चा कम करेंगे, लोन पहले पूरा करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग हो सकता है बोले नहीं मेरे माता पिता को बहुत जरूरत है, मेरे परिवार की स्थिति बड़ी खराब है, मेरे को पैसा ज्यादा परिवार में देना है, मैं लोन कम दे सकता हूं। तो बैंक ही इसमें आपसे बातचीत करेगा और आपसे पूछेगा कि आपको कितने पैसे देने हैं हर महीने, आप कितना दे सकते हो आराम से, जो डिफॉल्ट ना करो। बच्चा अगर बोला 20,000 रुपए, बैंक बोलेगा ठीक है 20,000 रुपए पर मंथ का EMI लगा लो। बच्चा बोला नहीं हम अपना पैसा खर्चा कम करेंगे, हम 50,000 रुपए पर मंथ देंगे आपको, बैंक बोलेगा ठीक है वो भी सही है। अब 20,000 दोगे कि 50,000, उसके हिसाब से बैंक कैलकुलेट करेगा कि आप ये लोन अगर 50,000 रुपए देते हो तो साल में 6 लाख दोगे, अगर 10 लाख का लोन लिए हो, इंटरेस्ट मिला के मान लो 12 लाख या 13 लाख बन रहा है, तो भाई 12 लाख के हिसाब से 2 साल में तुम्हारा लोन पूरा हो जाएगा। तो तुम्हारा टेन्योर बना 2 ईयर्स का। और अगर आप 20,000 रुपए देते हैं और आपने 6 लाख का लोन मतलब या 10 लाख का लोन लिया है, और 10 लाख का लोन लिया है वो इंटरेस्ट लगा के 12-13 लाख बन रहा है, तो अगेन 20,000 के हिसाब से आपका 2.4 करीबन 5 साल का लोन बनेगा। तो इस हिसाब से बैंक कैलकुलेट करती है टर्म्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देन कोलैटरल। अब कोलैटरल का मसला भी समझ लीजिएगा। कोलैटरल का मतलब होता है गिरवी रखने की सामान, गिरवी रखने की चीज। अब यहां पे रूल क्या कहता है? यहां पे रूल बहुत सिंपल सा है। सरकार हर बैंक को ये मैंडेट दी हुई है कि कोई भी बैंक 10 लाख से नीचे का अगर लोन लेता है, मतलब कोई किसी इंसान को देता है एजुकेशन लोन, तो 10 लाख से नीचे के एजुकेशन लोन में किसी चीज को कोलैटरल रखने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकारी जनादेश है, समझ गए? मतलब अगर आपने 7 लाख लिया, इवन 9.5 लाख रुपीस का लोन लिया है, तो यू डोंट नीड टू मॉर्टगेज एनीथिंग, किसी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे थोड़े इंप्लीमेंटेशन लैप्सेस हैं। इंप्लीमेंटेशन लैप्सेस मतलब सरकारी आदेश तो मैंने आपको बता दिया, या आप किसी भी वेबसाइट पे देखोगे मिलेगा, बट कई बार बच्चों ने ऐसा बताया है, कई लोगों ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि भाई ऐसा होने के बावजूद जब हम बैंक में जाते हैं, हमारा लोन सिर्फ 8 लाख रुपए का है या 10 लाख रुपए का है, तो सामने से बैंक हमें कहती है कि नहीं तुमको जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, तुमको घर गिरवी रखना पड़ेगा, या कुछ तो गिरवी में दिखाना पड़ेगा, जबकि रूल ऐसा नहीं है। तो अब रूल क्या कहता है? कोलैटरल कब चाहिए? कोई भी एजुकेशन लोन जो 10 लाख रुपए से ज्यादा का है, 10 लाख रुपीस से ज्यादा का है, उस एजुकेशन लोन में, चाहे एजुकेशन लोन हो चाहे कुछ भी हो, मोर देन 10 लाख रुपीस है, तो आपको वहां पे कोलैटरल देना पड़ेगा, या मैंडेटरी है।
यहाँ पे बैंक भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकारी आदेश है। तो अगर आप 10 लाख से, भले आप एजुकेशन के लिए ले रहे हो, भले आप IIT के लिए ले रहे हो, IIT हो चाहे जो भी हो, 10 लाख से ज़्यादा है, कोलैटरल देना पड़ेगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक इसमें ट्वीक है। मान लो कुछ ऐसा है कि कॉलेज की फीस 12 लाख, लेकिन आपके पास कोलैटरल नहीं है देने के लिए। तो अगर आपके पास कोलैटरल नहीं है देने के लिए, तो आप ये कर सकते हो कि कॉलेज की फीस 10 लाख, आप बैंक से बोलो कि आप हमको सिर्फ 10 लाख रुपए दे दीजिए। 12 लाख की फीस है, 2 लाख रुपए मैं मैनेज कर लूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, 10 लाख रुपए देके मैं कॉलेज में पढ़ लूंगा, 2 लाख रुपए मैं मैनेज खुद से कर लूंगा। बैंक ये कर सकती है चाहे तो, क्योंकि उसको सिर्फ 10 लाख तक का लोन देना है। समझ पाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब FAQs क्या होते हैं? इसमें जनरली जो बच्चों के सवाल होते हैं, जैसे हु इज एलिजिबल फॉर एजुकेशन लोन? एनी इंडियन रेसिडेंट, कोई भी भारतीय नागरिक है वो होएगा। अगर उसकी उम्र 18 से कम है तो माता पिता उसके एजुकेशन लोन के एप्लीकेंट बनेंगे। एप्लीकेंट मतलब माता या पिता किसी एक ने अप्लाई किया है लोन के लिए, और उनके डॉक्यूमेंटेशंस देखे जाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं कहता है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होने चाहिए, उनके पास पैसा होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, तभी लोन मिलेगा, बिकॉज लोन बच्चे को मिल रहा है। ठीक, उसके बाद 6 से 10 साल के आसपास का आपको टेन्योर दिया जाता है पे करने के लिए। जैसे 4 साल तो आपका पढ़ाई चला, 4 साल के बाद बैंक 2 साल रुकती है, 6 साल, और उसके बाद आप 4 से 5 साल के अंदर उसको पूरा कर सकते हो। तो करीबन 6 से 10 साल के आसपास का आपको टाइम मिल जाता है लोन पूरा देने के लिए। फिर कोलैटरल सूटेबल, तो 10 लाख से ऊपर के लिए कोलैटरल है। टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल। अब कोलैटरल में क्या क्या एक्सेप्टेड हो? तो एक्सेप्टेड में हाउस, अपार्टमेंट, बंगलो, शॉप, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, व्हीकल, ये सब एक्सेप्टेड होता है। क्या एक्सेप्टेड नहीं होता है? फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस, स्टॉक, ये सब एक्सेप्टेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड स्टूडेंट का बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसी पे डिपेंड करता है लोन। किस पे डिपेंड करता है? रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इस बात का रेपुटेशन बड़ा मायने रखेगा। टाइप ऑफ कोर्स, आप कौन सा कोर्स, अब मान लो जैसे कोई बच्चा बोले कि हमको होम साइंस करना है, BSc इन होम साइंस, होम लोन दे दो, सॉरी एजुकेशन लोन दे दो, 90% चांसेस है कि बैंक डिसअलाउ कर देगा। क्यों? अब होम साइंस लेकर तुम नौकरी क्या पाओगे? ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। या फिर मान लो किसी बच्चे ने बोला कि भाई हम BCA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं, सिंपल BSc कर रहे हैं, BSc इन हिस्ट्री। अब BSc इन हिस्ट्री करके बैंक को भी पता है BSc करोगे हिस्ट्री का तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो बहुत से बहुत कोई स्कूल टीचर की नौकरी मिलेगी 10-15 हज़ार रुपए, तो तुम मेरा EMI चुकाओगे कैसे? तो हेंस ऐसे कोर्सेज में बैंक लोन नहीं देती है। बैंक मस्ट नो कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए। फिर जेंडर, लड़कियों को आसानी से मिलता है थोड़ा। डिपेंडेंस ऑन द वैल्यू ऑफ योर कोलैटरल, वो और उस पर भी डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। जनरली वेरीज फ्रॉम 7 to 14%। सरकारी बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, प्राइवेट बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इसके पीछे का एक और कारण है, प्राइवेट बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है क्योंकि वहां का प्रोसीज्योर आसान होता है, मतलब वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं मांगते हैं। सरकारी बैंकों में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा मांगते हैं, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो प्रूफ लाओ, उनका इनकम दिखाओ, उनका आइडेंटिटी दिखाओ, उनका राशन कार्ड दिखाओ, उनका ये दिखाओ, दुनिया जहान के पूरे आगे पीछे डॉक्यूमेंट मांग देंगे। प्राइवेट वाले बड़े सिंपल होते हैं, हाँ भैया ठीक है, तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए, तुम्हारे बाबूजी का आईडी कार्ड, इनकम प्रूफ है बाबूजी का तो दिखा दो, दैट्स इट। बड़ा सिंपल है, बट इसके लिए वो लोग इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और सजेशन दूंगा, कई बार बच्चों को ऐसा रहता है हाँ सर इंटरेस्ट ज्यादा क्यों दें, हमारे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बेटा ऐसा मत सोचना, अगर सरकारी बैंक से लोन नहीं हो रहा है, गो फॉर प्राइवेट बैंक। थोड़ा 2-4% वो ज्यादा ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम पैसा कमाने लगोगे तो ये 2-4% तुमको कुछ नहीं लगेगा, तुम ऐसे चुका दोगे। लेकिन अगर लोन मिला ही नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर ऐसा लगे कि सरकारी बैंक नहीं दे पा रहा है तो गो फॉर अ प्राइवेट बैंक, दैट्स माई पर्सनल सजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द डे ऑफ लोन सैंक्शन, इंटरेस्ट उस दिन से चालू होता है आपका कैलकुलेट होना। इंटरेस्ट पे सब्सिडी, सरकार टाइम टू टाइम बच्चों को सब्सिडी देती रहती है, तो आपको भी सब्सिडी मिलेगा। उसके लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। बस ध्यान रखिएगा आप टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर रहे हैं, लैप्स मत कीजिएगा। काउंसलिंग फी विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे मैंने बोला था, पहला पैसा, सीट बुकिंग अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट, काउंसलिंग अमाउंट, एडमिशन फीस, ये सब बैंक नहीं देती है। पहला मोटा रकम आपको अपने जेब से देना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ यूज करेक्टली सीरियसली कैन अचीव ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज पैसा मिल रहा है तो अच्छा पढ़ लोगे। अगर गलत तरीके से यूज कर रहे हो तो भैया तुम अपना एक्स्ट्रा वेकेंट में यूज करोगे, नौकरी मिलेगी नहीं, फिर बैंक तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा और तुम्हारा स्कोर खराब होगा।
आपको जो लोन मिलता है वो ट्यूशन फीस के लिए दिया जाता है। अगर स्कूल उसी कॉलेज के हॉस्टल और हॉस्टल में रह रहे हो, वहीं खा रहे हो, तो हॉस्टल फीस और मेस फीस मिल जाएगा। लेकिन अगर बाहर रह रहे हो किसी प्राइवेट हॉस्टल में, तो पैसा नहीं देगी बैंक, बिल्कुल नहीं देगी। सिर्फ कॉलेज के नाम पे ही चेक बनता है। आपको बता दूं, जब एजुकेशन लोन मिलता है ना, तो बच्चे के अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, ये पैसा कॉलेज को डायरेक्ट जाता है, तो आप बीच में हो गए नहीं उसमें। तो अगर कोई ऐसा हॉस्टल या मेस है जो कॉलेज का अपना नहीं है, तो बैंक लोन नहीं करेगी, क्योंकि बैंक हमेशा कॉलेज के नाम पे चेक बनाती है। ठीक है। फिर लैपटॉप के लिए पैसा मिल जाएगा आपको। यहां पे भी जो पैसा रहेगा वो आपको कैश नहीं दिया जाएगा। लैपटॉप के लिए जो पैसा होता है, जिस दुकान से तुम लैपटॉप खरीद रहे हो ना, उससे तुमको एक कोटेशन लाना पड़ता है, और वो कोटेशन बैंक में जाके देना पड़ता है। फिर बैंक उस कोटेशन के एवज में जो दुकान है, उस दुकान के नाम पे चेक इशू करती है। बैंक आपको पैसा नहीं देगी, चेक इशू करेगी, फिर आप उस दुकान से जाके लैपटॉप खरीद सकते हो। किताबों के लिए आपको कैश दिया जाता है, बट ये बहुत कम होता है, ये साल में 20,000 होता है, 20,000 पर ईयर, ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकती बैंक। तो आप साल में 20,000 रुपए ले सकते हो बैंक से अपने किताबों के खर्च के नाम पे। ट्रांसपोर्टेशन ये भी तब अलाउड होगा जब कॉलेज के नाम पे है। तो अगर कॉलेज इस बोल रही है कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन में इतना लगता है, तो कॉलेज के नाम पे चेक बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, जैसा मैंने बताया, 1 साल वेट कर सकते हो, मोरेटोरियम पीरियड रहता है। 4 साल का अगर बीटेक है तो 1 साल आपको बैंक मानेगी कि नौकरी नहीं मिली है, या 1 साल बाद नौकरी मिलेगी, तब लोन चालू, मतलब ईएमआई चालू करेगी। व्हेन शुड यू टेक एन एजुकेशन लोन, आपको लेना कब चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखो, लोन इज नॉट अ जोक, ध्यान से लेना चाहिए, सीरियस बच्चों को लेना चाहिए। व्हेन यू कैन पे बैक विथ योर जॉब। अब ध्यान से यहां पे सुनो, मैं क्यों बोल रहा था कि मेरे को ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि मेजॉरिटी बच्चों को लोन लेना चाहिए। समझिए इस चीज को। देखो, कई बार कई स्थिति में माँ बाप इतने ज्यादा सक्षम होते हैं कि वो बच्चों का पैसा दे दें। अच्छी बात है, दे भी देना चाहिए, देते भी हैं हमारे भारत में। लेकिन ये सिर्फ हमारे भारत में और हमारे जैसे देशों में, भारतीय मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन देशों में होता है। मतलब क्या, जैसे जो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, इन जगहों पे क्या होता है पता है? इन जगहों पे बच्चे 10वीं के बाद माता पिता से पैसे नहीं लेते हैं, और 10वीं के बाद वो स्वयं कमाना शुरू करते हैं और अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमें पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहिए और माँ बाप से दूरी बनानी चाहिए या फिर स्वतंत्र बनना चाहिए, नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। बट मेरा उद्देश्य ये है कि देखो, एक बाप जब पैसे कमाता है ना, तो वो कितनी मेहनत और शिद्दत करता है, ये सिर्फ उसे पता होता है। बच्चा सोच सकता है, कोशिश कर सकता है इसको जानने की, समझने की, पर वो दर्द वो कभी महसूस नहीं कर सकता जो उसका बाप महसूस करता है। और ये तब तक वो नहीं महसूस कर सकता जब तक वो बच्चा स्वयं पैसा ना कमाए। और इसका सबसे पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। आपके माता पिता ने आपको 12वीं तक की पढ़ाई करा दी, और ये बहुत है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सब कुछ लगा के आपको पढ़ाया है, पाला है, पोसा है, अपना वक्त दिया है, अपना पैसा दिया है, अपने इमोशंस दिए। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप ऑब्वियसली काउंसलिंग फीस अपने माता पिता से ही लेंगे, क्योंकि वो पैसा तो बैंक देगा नहीं। बट काउंसलिंग फीस लेने के बाद अगर हो सके तो आप अपने पढ़ाई एजुकेशन लोन पे करें, ताकि जैसे ही पढ़ाई खत्म हो आपके अंदर आपको इस बात का इल्म हो, आपको इस बात का एहसास हो कि इस पैसे को आपको चुकाना है। ये पैसा आपके माता पिता ने आपको नहीं दिया है, बल्कि बैंक ने दिया है, और बैंक तो छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए मेरा ये पर्सनल मानना है कि हर बच्चे को लोन लेकर पढ़ना चाहिए। 2-3 लाख रुपए भले ज्यादा ले लेंगे, बैंक वाले यही होगा ना, 2-3 लाख रुपए ज्यादा लेगा, बट इस 2-3 लाख की वजह से तुम्हें जो जीवन की सीख मिलेगी, जो समझदारी मिलेगी तुम्हें, वो बहुत अमूल्य होगी। ठीक है, इसीलिए मेरा मानना है कि भाई मेजॉरिटी बच्चों को लोन लेकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलेज डेप्ट, तो कॉलेज डेप्ट एज सच कुछ होता नहीं है। जॉब जैसे ही मिल जाता है तो जॉब के पैकेज के हिसाब से आप लोन चुका लोगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि कॉलेज की फीस 10 लाख रुपए थी और तुमको जॉब मिला है 3 लाख रुपए का, ऐसा कतई मत करना बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर जीवन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा कॉलेज देख दाख के चुनिएगा। बहुत ज़्यादा फीस, बहुत लेस पैकेज, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार सिचुएशन होता है। फिर तुम डेप्ट ट्रैप में पड़ जाओगे, फिर तुम लोन के चक्कर में पड़ जाओगे। कीप डिपॉजिटिंग इंटरेस्ट ऑन टाइम, समय समय पैसा देते रहिए। क्रिएट एन इमरजेंसी फंड, जितना पैसा हो सकता है बचाइएगा अगर आप लोन में हैं तो। और ये सारी आदतें आपको लोन लेने के बाद ही लगेंगी। फिर चेक मंथली एक्सपेंसेस, अवॉइड इम्पल्स स्पेंडिंग, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए जी, और उसके बाद डोंट टेक लोन फॉर प्राइवेट कॉलेज विद फीस मोर देन 10 लाख रुपीज। 10 लाख से ऊपर का तो मैं भी नहीं कभी सजेस्ट करता हूं किसी बच्चे को लोन लेने का, बिकॉज इससे ऊपर ले रहे हो तो तुमको कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा और कॉलेज की फीस इसका मतलब बहुत ज्यादा है, मत लीजिए। डोंट स्पेंड लोन अमाउंट ऑन यूजलेस थिंग्स, मत कीजिएगा, पैसा बचा के चलिए, दैट्स इट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने उन जरूरतमंद दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनको इसकी खास जरूरत होगी। हो सकता है वो आपको बोले ना, पर आप शेयर कर दीजिएगा अगर आपको एहसास है तो। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, क्योंकि इन कंटेंट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। आपके इस अप्रिसिएशन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मेरी पूरी टीम बड़ी मोटिवेटेड होती है, ठीक है। तो और चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, बिकॉज ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। बस ऐसी इतना ही कहना था, इसी के साथ अलविदा कहते हैं। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।